हम देखते हैं कि उत्तर भारत के शासक एवं राजवंशों को। सबसे पहले हम देखते हैं कि कन्नौज के मोखरी शाखा, तो इसके जो संस्थापक थे वो ईशान वर्मन थे, जिन्होंने 550 से लेकर 576 ईस्वी तक राज किया। महाराज धीराज की इन्होंने उपाधि धारण की। इसी तरह मैंने जो ट्रिक बना रखी है, महाराज धीराज ईशान, महाराज धीराज ईशान, महाराज धीराज ईशान, इसे 10-12 बार रिपीट करो, खुद याद हो जाएगा। और दूसरी ट्रिक है ईशान मोखरी कन्नौजी, ईशान मोखरी कन्नौजी, ईशान मोखरी कन्नौजी, मतलब कन्नौज की मोखरी शाखा के थे कौन? ईशान वर्मन। ओके, इस तरीके से याद करना है। इसके बाद बनते हैं सर्ववर्मन, ये 576 से लेकर 580 तक रहते हैं। दामोदर गुप्ता पर इन्होंने हमला किया। दयालु और सच्चे थे ये, बुद्ध धर्म के ये अनुयायी थे। इनके बाद आते हैं अवंती वर्मन, ये 580 से लेकर 600 ईस्वी तक रहते हैं। विशाख दत्त के संरक्षक थे। ओके, इन मतलब अवंती वर्मन के दरबार में विशाख दत्त थे। ओके, उनके संरक्षण में विशाख दत्त रहते थे। फिर इसके बाद आते हैं गृहवर्मन। गृहवर्मन जो था 600 से लेके 605 तक रहेगा ये। इसके बारे में, इसकी वजह से जना कितने युद्ध होंगे तुम देखते रहो गृहवर्मन की वजह से। अब हम देखते हैं उत्तर भारत के गुप्तोत्तर राज्य। उत्तर भारत के गुप्तोत्तर राज्य मतलब जो गुप्त वंश के बाद आए। गुप्तोत्तर का मतलब गुप्त वंश के बाद जो राज्य है उन्हें देखते हैं। लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य से लेकर लगभग 675 ईस्वी तक मगध पर शासन करने वाले राजाओं को मगध गुप्त या परवर्ती गुप्त के नाम से जाना जाता था। हालांकि पूर्ववर्ती काल के शाही गुप्तों के साथ उनका संबंध था। इसके बाद हम देखते हैं कि अब शुरू करते हैं एक एक कर गोंड को देखते हैं। सबसे पहले गोंड जो थे बंगाल में थे। उत्तर बंगाल 600 ईसा पूर्व तक शशांक के द्वारा शासित था। स्वतंत्र राज्य के साथ ये क्षेत्र गोंड के नाम से जाना जाता था। शशांक हर्ष का विरोधी था। शशांक भी यही का था, लेकिन ये जो ना हर्ष का विरोधी था। अभी हर्ष, शशांक, गृहवर्मन, राज्यवर्मन, इन सब के बारे में एक स्टोरी की तरह याद करेंगे। इनका संबंध एक युद्ध होएगा इनमें राज्यश्री को लेकर। ओके, अभी बस देखते जाओ। जो जैसे कि मैं बता रहा हूँ ना, जैसे मैंने गोंड पढ़ा दिया कि उत्तर बंगाल में थे, और पीछे गृहवर्मन के बारे में भी बताया मैंने, वर्मन वंश के में। इस तरीके से पहले इन्हें पढ़ लो, है ना, इनके बारे में। उसके बाद में स्टोरी मैच करेंगे। गोंड क्या थे? ये उत्तर भारत में थे। 600 ईस्वी तक शशांक के द्वारा शासित स्वतंत्र राज्य के रूप में ये क्षेत्र गोंड के नाम से जाना जाता है। शशांक जो था ना हर्ष का विरोधी था, इतना याद रखो बस। ओके, अब देखो हूण कौन थे। हूण मध्य एशिया से भारत आए थे। गुप्त राजा स्कंद गुप्त ने इन्हें सफलतापूर्वक रोक दिया था। तोड़माड़ उनका सबसे पुराना शासक था। मेहरकुल सबसे असभ्य शासक था। उसने मगध की सीमा तक आक्रमण किया और यशोधर्मन को से पराजित हुआ। मेहरकुल जो था एक असभ्य शासक था सबसे ज्यादा। इसने मगध की सीमा तक आक्रमण किया, लेकिन यशोवर्मन ने क्या करा? इसे हरा दिया, मेहरकुल को। ओके, अब देखो थानेश्वर के पुष्यभूति या वर्धन वंश। इसकी स्थापना जो थी वो प्रभाकर वर्धन ने की थी। वर्धन वंश की जो स्थापना की वो प्रभाकर वर्धन ने की। प्रभाकर वर्धन की 3 औलादें थी, संतानें थी, जिसमें 2 बेटे थे, 1 बेटी थी। बेटों में राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, बेटी राज्यश्री थी। राज्यश्री का विवाह जो है गृहवर्मन से हुआ था। अभी मैंने वर्मन वंश में आपको बताया था कि इसके चक्कर में जना कितने युद्ध होंगे, ये होगा वो होगा। ये वही वाला गृहवर्मन है अभी जो बता रहा था मैं, वर्मन वंश का लास्ट वाला। वर्मन वंश का लास्ट वाला गृहवर्मन था ना, इसी का विवाह हुआ है इस राज्यश्री से, प्रभाकर वर्धन की बेटी से। ओके, तो प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें थी, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राज्यश्री। राज्यश्री का विवाह किससे हो गया? गृहवर्मन से। ओके, तो होता क्या है कि गृहवर्मन की जो दोस्ती होती है वो शशांक से होती है, गोंड शासक जो है बंगाल वाला, और इनमें प्रभाकर वर्धन की जो संतान हो इससे युद्ध हो जाता है। ये जो गृहवर्मन है
इसका विरोध किससे हो जाता है? शशांक से। ओके, और शशांक और इसकी उसमें ये मारा जाता है गृहवर्धन, फिर शशांक भी मारा जाता है और राज्यवर्धन भी मारे जाते हैं इस युद्ध में। तो प्रभाकर वर्धन वंश और गौड़ शासक शशांक के बीच युद्ध हो जाता है, जिसमें राज्यवर्धन मारा जाता है, गृहवर्मन मारा जाता है और शशांक भी मारा जाता है। बचता कौन है इस पूरे उसमें? खाली हर्षवर्धन बचता है और राज्यश्री बचती है। ये देखना है बस आपको, है ना। साहित्यिक स्रोत में देखते हैं हम, हर्षचरित मिलती है बाणभट्ट की, सीयू की मिलती है हेनसोंग की, इसके बारे में जानकारी के लिए। थानेश्वर का गठन पुष्यभूतियों के द्वारा एक स्वतंत्र राज्य के रूप में हुआ था। कन्नौज के सरदारों ने अपने मंत्री पौनी की सलाह पर हर्ष को सिंहासन पर बैठने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की सलाह पर राजपुत्र की उपाधि के साथ सिंहासन को स्वीकार किया। किसने? हर्षवर्धन ने। अब जब ये सिंहासन पर बैठ गया तो देख लेते हैं, ये 606 से लेकर 647 तक रहा है। इस अवधि के दौरान कृषि, हस्तशिल्प, व्यापार और वाणिज्य में गिरावट आई और सिक्के की में भी कमी आई। उन्होंने अपने शासनकाल के 5वें वर्ष में प्रयाग में धार्मिक सभाओं का आयोजन किया। उन्होंने मतलब हर्षवर्धन ने धार्मिक सभाओं का आयोजन किया। हर्षवर्धन ने हेनसोंग को सम्मानित करने के लिए कन्नौज में एक सभा आयोजित की। किसे सम्मानित करने के लिए? हेनसोंग को सम्मानित करने के लिए हर्षवर्धन ने कन्नौज में एक सभा आयोजित की। नालंदा विश्वविद्यालय में बहुत बड़ा योगदान दिया। किसने? हर्षवर्धन ने। हर्ष की रचनाएं कौन सी थी? प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। तो हमने इसकी ट्रिक क्या बनाई? प्रिय हर्ष, नागा हर्ष, रत्ना हर्ष। 5-6 बार कहो, खुद याद हो जाएगा। पुलकेशिन सेकंड से हर्षवर्धन का युद्ध हो जाता है और नर्मदा नदी के तट पर होता है ये युद्ध। इसकी जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है और ऐहोल अभिलेख जो है, ऐहोल अभिलेख ये रविकृति का है संस्कृत भाषा में। ओके, ये पुलकेशिन सेकंड से युद्ध करता है और ऐहोल अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। व्यापक क्षेत्र पर इसका शासन था, जिसमें आपका पंजाब आता है, गुजरात आता है, राजस्थान आता है, उड़ीसा आता है और बंगाल आता है, मतलब कि उत्तर भारत में था। इसके पास कोई बेहतर उत्तराधिकारी नहीं था। मेन मतलब जो है इसका अंत का ये है कि इसके पास कोई बेहतर उत्तराधिकारी था ही नहीं। अब जब हमने हर्षवर्धन को देखा तो अब हम हेनसोंग को भी देखते हैं। नगर एवं घरों का वर्णन देता है ये, और इस वर्णन में हेनसोंग क्या क्या बताता है नगर एवं घरों के बारे में कि मगध और वैशाली में गिरावट और कन्नौज का उत्थान। मगध और वैशाली में तो गिरावट आई और कन्नौज में उत्थान हुआ। नगर दीवारों से घिरे हुए थे, लेकिन गलियां संकरी थी, मतलब पतली थी। बहुमंजिल इमारतें भी थीं। लकड़ी से बनी हुई बालकनी होती थी। घर के आंगन में गोबर से लिपाई होती थी। अब यह जाति व्यवस्था का भी वर्णन करता है इसके अंदर, स्त्रियों की दशा का भी करता है। स्त्रियों की दशा में देखते हैं कि ये कहता है कि पर्दा प्रथा नहीं था, विधवा विवाह नहीं होती थी और दहेज प्रथा थी। ये खान पान के बारे में बताता है। खान पान में कहता है कि सामान्यतः लोग मांस का प्रयोग नहीं करते थे, प्याज लहसुन का प्रयोग भी नहीं करते थे। हर्षवर्धन के प्रशासन प्रमुख अधिकारियों को देख लेते हैं। बलाधिकृत ये सेना का कमांडर होता था, ये सेनापति कह सकते हैं। विरहदेश्वर ये प्रमुख घुड़सवारों का अधिकारी होता था। विरहद घुड़सवार इस तरीके से याद कर सकते हैं। कटुक ये हाथी बलों का सहायक होता था, मतलब हाथी जो बल होते थे, फोर्सेस हाथियों की, जो अधिकारी, मतलब कहने का मतलब ये जो सैनिक होते थे जो हाथी पर चला करते थे, उनका सेना नायक होता था कटुक। तो हमने याद करने के लिए क्या करा? कटुक हाथी, कटुक हाथी, कटुक हाथी। अधिकारी और लोक सेवकों की बंदोबस्ती के लिए होते थे। अधिकारी और लोक सेवक जो होते थे ना, वो बंदोबस्त के लिए होते थे। अब हम कानून तथा सजा को देख लेते हैं। सजा किए गए अपराध के अनुरूप होती थी। सामान्य अपराध के लिए जुर्माना भुगतान, निर्वासन या अंगों का विरूपण भी होती थी। जो जैसे कि कोई बड़ा अपराध कर दिया तो निर्वासन कर दिया, या फिर अंगों का विरूपण भी। ओके,
ये हमने पुष्यभूति या वर्धन वंश पढ़ा। अब पढ़ते हैं हम वाकाटक वंश। वाकाटक वंश में देखते हैं कि वाकाटक वंश वाले जो थे सातवाहनों के सामंत थे। सातवाहनों के सामंत आगे जाके क्या बने? वाकाटक वंश। ओके। उत्तरी महाराष्ट्र के क्षेत्र में ये निवास करते थे। ये अपने आप को सातवाहन का सामंत बताते थे। ये ब्राह्मण थे। और रुद्रसेन सेकंड प्रभावती गुप्ता यानी कि चंद्रगुप्त की जो सेकंड की जो पुत्री थी प्रभावती गुप्ता, इसका विवाह रुद्रसेन सेकंड से हुआ। वाकाटक का जो शासक था रुद्रसेन सेकंड, इसका विवाह जो है प्रभावती गुप्ता से हुआ। प्रभावती गुप्ता कौन थी? ये चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री थी। और प्रवरसेन इसका अगला शासक है। इसने जो है सेतुबंध की रचना की है। इसके बाद आते हैं कि बादामी के चालुक्य। इसके बाद बादामी के चालुक्यों को देखते हैं हम। तो बादामी के चालुक्य में सबसे पहले हम पुलकेशिन फर्स्ट को देखते हैं। इसके बाद हम सेकंड को देखेंगे। पुलकेशिन फर्स्ट के बारे में ज़्यादा खास कुछ है नहीं, आप चार्ट पे देख सकते हो। जो इसके बारे में जानकारी लेनी है आप देख सकते हो खाली यूं ही नज़र भर कर। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलकेशिन सेकंड को। पुलकेशिन सेकंड ने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। इसने काचीकोंड की उपाधि धारण की है। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन सेकंड को हराया था इसने। तीनों समुद्रों का जल पिया था, मतलब तीनों समुद्र, इसने इतना क्षेत्र विस्तार किया अपना कि ये कहावत है ना कि इसने तीनों समुद्रों का जल पिया। मतलब दक्षिण भारत जो है हमारा 3 ओर से है ना, समुद्र से तिकोना है, तो इसने चारों तरफ अपनी इतनी साम्राज्य बढ़ा लिया कि तीनों समुद्र का पानी ले सकता था। तो कहने वालों ने कहा कि इसने तीनों समुद्रों का जल पिया था। इसका ये मतलब मत निकाल लेना कि तीनों समुद्र का जल लाके पी लिया उसने। इसमें देखते हैं हम कि पुलकेशिन सेकंड ने लोक महादेवी से शादी की। इसकी पत्नी कौन थी? लोक महादेवी। और लोक महादेवी ने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ पर? पडक्कल में। और त्रिलोक देवी भी इसकी पत्नी थी। इसने त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। महादेवी और त्रिलोक देवी इसकी पत्नियां थीं। लोक महादेवी ने विरूपाक्ष मंदिर बनवाया पडक्कल में, और त्रिलोक देवी ने जो इसकी पत्नी थी इसने त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। और अगला बनता है विक्रमादित्य षष्ठ यानी 6वां। विक्रमादित्य षष्ठ, इसने चोल और चालुक्य युद्ध में संघर्ष किया। विल्हण ने इसी के काल में विक्रमांक देव चरित पुस्तक लिखी। तो हमारी ट्रिक है विक्रमांक देव विल्हण, इसे 10 बार याद करो हो जाएगा। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा लिखी। फिर इसके बाद में सोमेश्वर थर्ड बनता है। ओके, सोमेश्वर थर्ड जो है मानसोल्लास नामक पुस्तक की रचना करता है। मानसोल्लास, तो हमने ट्रिक बनाई इसकी मानसोल्लास सोमे। ओके, फिर इसके बाद में इक्ष्वाकु आता है। इक्ष्वाकु जो है एक जनजाति थी। उन्होंने नागार्जुन कोंडा और धरनी कोटा में स्मारक छोड़े हैं अपने। किसने? इक्ष्वाकु ने। इसके बाद हम काची के पल्लव को देखते हैं। काची के पल्लव, तमिल भाषा में इसका अर्थ होता है पल्लव का डाकू। पल्लव का जो तमिल भाषा में तमिल लैंग्वेज में जो अर्थ है वो है पल्लव का डाकू। तो हमारी ट्रिक है पल्लव डाकू। ओके, आंध्र और तमिलनाडु में ये फैला हुआ था। इनका जो टकराव है वो कादम्ब शासकों से हुआ। किससे? काची के पल्लवों का जो टकराव हुआ वो कादम्ब शासकों से हुआ। इनकी जो राजधानी थी कादम्ब शासकों की राजधानी वनवासी थी, कादम्ब की वनवासी। इसके बाद हम कलाभ को देखते हैं। ये तमिलनाडु के थे, दुष्ट प्रवृत्ति के थे और इन्होंने पल्लवों के साथ युद्ध किया और बौद्ध धर्म को इन्होंने महत्व दिया। इसके बाद हम पल्लव और चालुक्यों के जो बीच में जो संघर्ष रहे इन्हें देखते हैं। पल्लव और चालुक्यों के बीच संघर्ष का जो मेन कारण था ना वो कृष्णा और तुंगभद्रा क्षेत्र पर कब्जा करना था और लूटपाट था। इसके बाद हम मंदिरों को देखते हैं। 7वीं शताब्दी से अलवर संतों जो विष्णु के महान
भक्त थे, इन्होंने विष्णु की पूजा को लोकप्रिय बनाया। ज़्यादातर जो मंदिर बने ना वो विष्णु मंदिर बने 7वीं शताब्दी से अलवर संत जो विष्णु को मानने वाले थे, उनके महान भक्त थे, इन्होंने विष्णु की पूजा को लोकप्रिय बनाया। अब देखते हैं कि मंदिरों का रखरखाव। मंदिरों के रखरखाव में देखते हैं कि राज्य मंदिरों का भूमि दान में, भूमि से जो कर मिलता था, राज्य जो है भूमि दान में देता था, और भूमि से जो टैक्स मिलता था वो मंदिर की आय हो जाया करती थी। मंदिर जो है एक बैंक की भूमिका निभाने लगे, मतलब मंदिरों पे आय इकट्ठी हो गई खूब सारी। अब मंदिर जैसे कोई सूदखोर किसी को ब्याज पे पैसा देता है ना, इस तरीके से मंदिर देने लगे। मंदिर उधार दे रहे हैं, मंदिरों की जो ब्याज आ रही है फिर वही पैसा मंदिरों में दोबारा से इकट्ठा हो रहा है। तो मतलब मंदिरों की जो आय ना बहुत बड़े लेवल पे बढ़ने लगी, बैंक का कार्य करने लगे मंदिर। अब पल्लव राजाओं के द्वारा निर्मित शैलियों को देख लेते हैं। तो इन शैलियों में महेंद्र वर्मन शैली आती है। कौन सी? महेंद्र वर्मन। मामल शैली आती है और राज सिंह शैली आती है पल्लव राजाओं की। तो मैंने ट्रिक बनाई, महेंद्र, मामल, राज सिंह शैली, पल्लव। महेंद्र, मामल, राज सिंह शैली, पल्लव। महेंद्र, मामल, राज सिंह शैली, पल्लव। कहने का मतलब ये कोई ट्रिक नहीं है, लगातार लिखकर रिपीट करते रहो तो खुद जबान पर याद हो जाती है फिर। अब पल्लव राजाओं के द्वारा निर्मित बनाई गई मंदिरों को देख लेते हैं। जैसे कैलाश नाथ मंदिर है कांची का, ये राज किशन फर्स्ट ने बनवाया है, राजा किशन फर्स्ट ने बनवाया है। ऐहोल में मंदिर 610 ईस्वी में दुर्गा मंदिर है ये। तो मैंने ट्रिक बनाई, ऐहोल दुर्गा, ऐहोल दुर्गा, ऐहोल दुर्गा। कैलाश कांच किशन, कैलाश कांच किशन, मतलब कैलाश मंदिर कांच से कांची में, और किशन फर्स्ट ने बनवाया। ओके, कैलाश कांच किशन किशन। इसके बाद हम देखते हैं कि भूमि अनुदान को देखते हैं। ये सब पल्लव वंश के पढ़ रहे हो आप, कभी कोई और का समझो। पल्लव वंश में भूमि अनुदान को देखते हैं। राजा, सामंत और राज परिवार के सदस्यों के द्वारा भूमि अनुदान की जाती थी। कृषक वर्ग की जो स्थिति थी वो बेहद खराब हो चुकी थी, और जो धनाढ्य वर्ग होते हैं ना, जमींदार, उनकी स्थिति काफ़ी बेहतर थी। अगर उनकी स्थिति बेहतर है तो जाहिर सी बात है कि किसानों की स्थिति खराब होगी। अब हम व्यापार में गिरावट देखते हैं इसी पल्लव वंश के अंदर। यहाँ पर देखेंगे हम कि नगरों का पतन होने लगा। नगर से शिल्पकारों, व्यवसायों का गांवों की ओर पलायन होना शुरू हो गया। नगरों का पतन हुआ मतलब नगर से उल्टा गांवों की तरफ चलती है लोग, शिल्पकार वगैरह व्यवसायी जो थे गांवों की तरफ चलने लगे, पलायन करने लगे। मुद्रा के महत्व में गिरावट आई और बंद अर्थव्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई। यहाँ पर हुआ क्या कि बंद अर्थव्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई और सिक्कों का अभाव हो गया। अब हम समाज को देखते हैं। यहाँ पर वर्ण व्यवस्था मजबूत थी, ब्राह्मणों को महत्व था, और क्षत्रिय में यहाँ पर दो लोग आते थे, सुबुक फुरिया वाले और कतारिया वाले। सुबुक फुरिया वाले कौन कहलाते थे? ये युद्ध करते थे, जो युद्ध करने वाले थे क्षत्रिय, वो सुबुक फुरिया कहलाते थे। और जो सामान्य जीवन जीते थे क्षत्रिय, वो कटारिया कहलाते थे। सामान्य जीवन वाले क्षत्रिय कटारिया और युद्ध करने वाले क्षत्रिय सुबुक फुरिया। शूद्र अब कृषि भी कर सकता था। यहाँ पर शूद्र जो है ना कृषि भी कर सकता था। महिलाओं की जो स्थिति थी ना वो दयनीय थी, मतलब एक दया वाली। और वेश्य, कृषि, पशुपालन तथा वाणिज्य तीनों करते थे। महिलाओं के विवाह की आयु 8 से 10 वर्ष थी। यहाँ पर दास व्यवस्था लगातार बढ़ रही थी। ये हमारा पल्लव वंश भी हो जाता है। इसके बाद हमारा चलेगा अगला विजयनगर साम्राज्य। ओके, अगली वीडियोस में।